विधवा बनने की खुशी मनाने के लिए उसने अपनी पसंदीदा दावत मंगवाई। हर निवाला उसे संतोष से भर देता। उसकी बेलगाम खाने की आदत देखकर मालिक का ध्यान उसकी ओर गया। मैडम, कोई जल्दी नहीं है, आराम से खाइए। उसका रेस्टोरेंट पुलिस स्टेशन के सामने है। मालिक जानता है कि उसने हाल ही में अपने पति को खोया है। यानजिन ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। ये दावत सिर्फ उसके लिए नहीं है, बल्कि उसके भीतर पल रहे उसके 5 महीने के बच्चे के लिए भी है। आज वो हर कमी पूरी करने वाली है। लेकिन तभी एक फोन कॉल ने उसका पल खराब कर दिया। उसका देवर कर्ज चुकाने की मांग कर रहा है और परिवार से रिश्ता तोड़ने की धमकी भी दे रहा है। यानजिन भड़क उठी। वो बोली, समझ लो कर्ज चुका दिया। उधर से एक और सवाल आया, क्या मतलब चुका दिया? फिर यानजिन बोली, तुम्हारा भाई मर चुका है। क्या? फिर से कहो, क्या हुआ उसे? यानजिन दोबारा बोली, वो मर चुका है। उधर से कोई और सवाल आने से पहले ही यानजिन ने फोन काट दिया। फिर उसने बोतल से ही कोक पीना शुरू कर दिया। उसकी उत्तेजना बढ़ रही है, जैसे उसने सचमुच आजादी का स्वाद चखा हो। गर्भावस्था से ही यानजिन अत्याचार सह रही है। उसका पति अपनी झुंझलाहट उस पर निकालता, यहाँ तक कि पड़ोसी भी उस हिंसा के आदी हो गए थे। बस एक लंगड़ाता हुआ चौकीदार उसकी चिंता करता। वो रोज 5वीं मंजिल चढ़कर उसकी खबर लेने आता, लेकिन यानजिन उसकी मदद स्वीकार नहीं कर पाती। बदले में और मार खाने के डर से वो खुद को समझाती, कम से कम मैं जिंदा तो हूँ। चौकीदार कहता, मेरे घुटने जवाब दे रहे हैं, रोज 5 मंजिल नहीं चढ़ सकता। यानजिन उसे जाने को कह देती है। छोटी से छोटी बात भी उसके पति से मार खाने पर मजबूर करती। वो चुपचाप सिर झुकाए रहती। अचानक उसके पति ने उसकी तरफ एक तोहफा फेंका और पूछा कि वो क्या खाना चाहती है। फिर बोलने लगा, अपने आप को देखो, कौन कहेगा कि तुम 5 महीने की गर्भवती हो? कितनी बदसूरत और दुबली हो गई हो। बच्चा कैसे बड़ा होगा? सामान्य औरतें तो ख्वाहिशें करती है अपने पति से, और जरा खुद को देखो। यानजिन ने कहा, स्ट्रॉबेरी। उसे स्ट्रॉबेरी खाना है। उसने क्रेडिट कार्ड उसकी ओर फेंका और कहा, प्रीमियम क्वालिटी की स्ट्रॉबेरी ही खरीदना। लेकिन उसकी अचानक उदारता किसी और वजह से थी। उसे एक बड़ा फायदा होने वाला है। टीवी पर डायरेक्टर पार्क को देखकर वो मुस्कुराया और उसे धमकी भरा फोन किया। उधर से डायरेक्टर पार्क ने कहा, तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। यानजिन का पति बोला, बिल्कुल नहीं, तुम मेरा फोन टालते रहते हो, इसीलिए गलतफहमियां बढ़ती है। यानजिन उनकी बातें ध्यान से सुन रही है। दोनों के बीच फोन पर थोड़ी बहुत कहासुनी हुई। इसके बाद उनके बीच कोई डील तय हुई। यानजिन ने डायरेक्टर पार्क का चेहरा याद कर लिया और चुपचाप घर से निकल गई। लेकिन उसने महंगी ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी छोड़कर अपनी पसंदीदा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खरीदी। उसे पता है घर लौटते ही पिटाई होगी, इसीलिए बाहर ही उसने कुछ और आइसक्रीम खा लिए। घर के दरवाजे पर पहुंचकर वो ठिठकी। अंदर जाने से डर रही है, लेकिन उसकी लंबे समय से बनाई भागने की योजना ने उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। हिम्मत जुटाकर उसने उस नरक जैसे घर में कदम रखा। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। जैसे ही वो अंदर गई, मारपीट शुरू हो गई। मेरी बात ना मानने की हिम्मत कैसे हुई? बेकार औरत। यानजिन अपने चोटिल शरीर को घसीटते हुए बाहर निकली। रेंगते हुए उसने ऊपर की ओर देखा, जहां उसने पहले ही घर में कैमरे लगा रखे हैं ताकि पति की घरेलू हिंसा को रिकॉर्ड कर सके। लेकिन उसका पति अभी भी रुका नहीं। वो यानजिन की 5 महीने की गर्भावस्था की परवाह तक नहीं करता। उसने उसके बाल पकड़कर बेरहमी से फिर से अंदर घसीट लिया। उसकी चीखें उस रात पूरे बिल्डिंग में गूंजती रही। केवल तब जब उसका पति गुस्से से थककर सो गया, यानजिन ने धीरे से उठने की हिम्मत की। उसने अपनी पसंदीदा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम निकाली। खून से सने शरीर को देखते हुए उसने अपने घावों की तस्वीर निकाली और उसे अपनी बड़ी बहन को भेज दिया। वो अपने पति से तलाक के सबूत जुटा रही है, लेकिन बहन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और कहा कि औरतें ये भी सह लेती है, तो तुम क्यों नहीं? जरूरत हो तो माँ बाप के घर चली जाना। अगले दिन निकलने से पहले यानजिन ने छुपकर वॉइस रिकॉर्डिंग चालू कर दी। कार में उसने जानबूझकर पति को भड़काने की कोशिश की, लेकिन ड्राइविंग की वजह से वो हाथ नहीं उठा पाया। जब वो टिश्यू ढूंढ रही थी, तभी उसकी नजर एक चमकदार कवर वाले औरत के फोन पर पड़ा। तभी हड़बड़ी में उसका पति वो फोन वापस रखने लगा और लगभग दूसरी गाड़ी से टकराते टकराते बचा। यानजिन ने अचानक देखा कि जीपीएस उसकी माँ बाप के घर का रास्ता नहीं दिखा रहा। उसके पति ने ठंडी मुस्कान के साथ पीछे देखने का इशारा किया। अगर उस बैग में 50,000 वोन के नोट भरे हो तो सोचो कितना पैसा होगा।
हमारा बच्चा आने वाला है, हमें भी तो सामान्य लोगों की तरह जीने का हक है ना? यानजिन ने मजबूरी में मुस्कुरा दिया और मन ही मन डायरेक्टर पार्क से हुई उसके फोन कॉल को याद करने लगी। वे लोग डायरेक्टर पार्क के विला पहुंचे। दरवाजा मिसेस पार्क ने खोला। मिट्टी से सनी हुई, बहुत डरी सहमी लग रही है। उन्हें नहीं पता कि उसने घर में एक राज छिपा रखा है। उसने अभी अभी एक कटी हुई हथेली मिट्टी में गाड़ दी। घंटी बजते ही उसने सबूत छुपा दिए। यानजिन का पति बेधड़क घर में घुस आया और कहा कि इसमें मछली पकड़ने का सामान है। अपने पति से कहो कि इसे पैसों से भरकर आज रात मछली पकड़ने की जगह पहुंच जाए। वो मिसेस पार्क को डरा धमकाकर छूने लगा। डरी हुई मिसेस पार्क ने घबराकर अपने पति को फोन मिलाया। इसी बीच यानजिन का पति अचानक गायब हो गया। लाश की रात से घबराई मिसेस पार्क उसे ढूंढने बाहर निकली तो वो देखती है कि वो विला की तस्वीरें ले रहा है। उसने मिसेस पार्क से कहा, मैडम मुझे आपका घर बहुत पसंद है, हम भी जल्दी यहीं शिफ्ट होंगे, हमारा बच्चा आने वाला है। डायरेक्टर पार्क को हमारी नाइट फिशिंग प्लान जरूर याद दिला देना। इधर यानजिन चुपके से वो फोन उठाने की कोशिश करने लगी। तभी वो फोन सीट के बीच के दरारों में गिर गया। यानजिन ने बेचैनी से हाथ डाला लेकिन निकाल नहीं पाई। इतने में पति को पास आता देख उसने फोन को और अंदर ढकेल दिया और तुरंत हाथ बाहर खींच लिया। उसने ऐसे दिखाया मानो कुछ हुआ ही नहीं। पति पागलों की तरह हंसने लगा और बोला, चारों ओर देखो, जल्दी ही हम ऐसे ही एक विला में रहेंगे। उस शाम डायरेक्टर पार्क घर लौटे। उन्होंने लोहे की बाल्टी को घोरा मानो उसे मालूम हो कि उसके अंदर क्या है। फिर उन्होंने फावड़ा उठाया और खोदना शुरू किया। मिसेस पार्क डर से कांप रही है। वो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही। तभी पार्क ने पूछा, यहाँ कोई आया था क्या? मिट्टी में कुछ दबा हुआ लग रहा है। और फिर उसने एक झटके में वो हाथ टेबल पर फेंक दिया। मिसेस पार्क डर से चिल्ला उठी। ये देखकर पार्क जोर जोर से हंसने लगा। वो सिर्फ एक गार्डनिंग मास्क था और वो सिर्फ मजाक कर रहा था। डायरेक्टर पार्क ने दावा किया कि मिट्टी में जो हाथ दिखा था वो असली नहीं बल्कि सिर्फ एक रबड़ का दस्ताना था। लेकिन सुकीन को पूरा यकीन है, उसने साफ साफ इंसानी हाथ देखा था। वो और खोद कर सच जानना चाहती है, लेकिन पार्क ने उसे पीछे से पकड़ लिया और चिल्लाया, तुम्हें क्या हो गया है? मैं और बच्चे अब बहुत सह चुके हैं, अपने परिवार के बारे में सोचो। इस तरह उसने इशारा किया कि ये सब कुछ सुकीन का वहम है। पति की कठोर बातों को सुनकर सुकीन मजबूरन चुप हो गई। कई साल पहले सुकीन ने अपने बहन की लाश को घर में सड़ते हुए देखा था। इस सदमे ने उसके मन में गहरी बीमारी पैदा कर दी। जब एक पड़ोसी सामने आया तो उसने उसी को हत्यारा मान लिया। बाद में वही आदमी उसके बेटे का टीचर बन गया। सुकीन की शंका और बढ़ गई। उसने अपने बेटे सांग चाई को स्कूल के फंक्शन में भेजने से रोकने की कोशिश की, लेकिन पार्क उसे जबरदस्ती ले गया। बेटी की सुरक्षा को लेकर डरते हुए सुकीन उसी रात फंक्शन पर पहुंच गई। वहां सभी ने मास्क पहने हुए थे। गलती से उसने एक निर्दोष आदमी पर जलते लकड़ी से हमला कर दिया। इसी घटना की वजह से परिवार को सियोल शहर छोड़कर इस विला में आना पड़ा। लेकिन सुकीन की हालत और बिगड़ गई। अब वो अनजान लोगों से डरने लगी, अजीब आवाजें सुनने लगी और आंगन में सड़न महसूस करने लगी। उसका पति कहता है ये तो पौधों के लिए खाद है, लेकिन सुकीन को इस पर यकीन नहीं होता। जब उसे इंसानी हाथ मिला तो उसे यकीन हो गया कि वो वहम नहीं है। उसी समय डायरेक्टर पार्क को यानजिन के पति का मैसेज आया। मैसेज में उनकी विला की तस्वीर है। ब्लैकमेल की रकम बढ़ाकर अब 5 करोड़ वॉन हो चुकी है। वो गाड़ी का हॉर्न बजाकर खुशी जताने लगा। इसी बीच यानजिन ग्रोसरी सामान लेकर लौटी। उसे पति की योजनाओं का अंदाजा था, इसीलिए उसने उसके लिए एनर्जी ड्रिंक खरीदी। पति ने ताना मारा, मुझे तो तुम सिर्फ चावल और सीविड सूप ही खिलाती हो, लेकिन अपने परिवार के लिए मीट पर पैसा उड़ाती हो। ये सब तो मेरे ही पैसों से खरीदा गया है। यानजिन बोली, नहीं ये सब मैंने खरीदा है अपनी पॉकेट मनी से, चाहे तो बिल देख लो। पति बोला, रहने दो, तुम्हें पॉकेट मनी भी तो मैं ही देता हूँ। उधर डायरेक्टर पार्क ने अपनी पत्नी की चाय में नींद की गोलियां मिला दी ताकि वो चैन से सो सके। आधी रात को बादलों की गर्जन ने दवा के असर से सोई सुकीन को जगा दिया। डरावने सपनों से जागकर उसने देखा कि पार्क वहां नहीं है। उसने उसे घर में ढूंढा, यहाँ तक कि मैसेज करने की भी सोची, लेकिन फिर इरादा बदल दिया। अगली सुबह यानजिन को पुलिस का फोन आया। उन्होंने कहा कि उसके पति की मौत हो गई है। घटनास्थल पर रिश्तेदार छाती पीट कर रो रहे हैं, लेकिन यानजिन का चेहरा भावहीन है।
वो सिर्फ पुलिस से पूछती रही, क्या वो सच में मर चुका है। इसी बीच अपने घर पर डायरेक्टर पार्क नाश्ता बना लेता है ताकि जब सुकीन जागे तो उसे शक ना हो। उसने झूठ बोला, मैं तो तूफान की वजह से घर से कहीं निकला ही नहीं। लेकिन इस बात ने सुकीन का शक और बढ़ा दिया। उसने जूतों का रैक चेक किया। जूते मिट्टी से सने हैं। गाड़ी के विंडशील्ड पर पत्ते चिपके हैं। टायरों के निशान बता रहे हैं कि गाड़ी बाहर गई थी। तभी पुलिस डायरेक्टर पार्क को पूछताछ के लिए ले गई। सुकीन भागकर पिछली रात की सीसीटीवी फुटेज देखने गई, लेकिन पिछले 2 दिनों की रिकॉर्डिंग डिलीट की जा चुकी है। रात को डायरेक्टर पार्क घर लौटा। उसने बताया कि वो आदमी उसका हॉस्पिटल पार्टनर था। पुलिस ने बस कुछ रूटीन सवाल पूछने के लिए बुलाया था और कल मैं उसके अंतिम संस्कार में जाऊंगा। सुकीन ने भी साथ चलने की इच्छा जताई। कहा कि वो थोड़ी खुली हवा में सांस लेना चाहती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने सवालों के जवाब ढूंढ रही है। उधर यानजिन अपने पति का सामान समेट रही है। जब तक वो जिंदा था उसके सामान को छूना भी पिटाई का कारण बन जाता था। अचानक उसे एक गुप्त हिसाब किताब की डायरी मिल गई। उसमें बड़े बड़े लोगों के राज दर्ज है। यही उसकी अमीरी का खाका है। पति के अंतिम संस्कार में बहुत कम लोग आए। सिर्फ उसके देवर का परिवार पहुंचा, लेकिन वो भी श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं, कर्ज की वसूली करने आए थे। असल में उसके पति ने उसे भी एक इन्वेस्टमेंट में फंसा लिया था। उसने कहा कि मैंने लगभग $55,000 लगाए और मेरे भाई ने $72,000 डाले थे। यानजिन को उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं हुआ। अगर उसके पास इतना पैसा होता तो वो अब तक किसी शानदार विला में रह रहे होते। देवर ने बताया कि ये सब बैंक से लिए गए कर्ज थे। अब ये कर्ज यानजिन के सर पर है। ये खबर उसके लिए बिजली गिरने जैसी थी। जिंदगी भर पति की मार झेली और अब मौत के बाद भी उसकी तकलीफें पीछा नहीं छोड़ रही। यानजिन पूरी तरह टूट गई। वो चिल्लाई, तुम लोग इतने बेरहम कैसे हो सकते हो। तभी उसे अचानक उस औरत का फोन याद आया जो उसने अपने पति की कार में देखा था। जैसे ही उसने फोन चालू किया उसे एक कॉल आई। फोन उठाते ही कोई चिल्लाया, कमबख्त, तुमसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। मरना चाहते हो क्या? क्लाइंट इंतजार कर रहे हैं। हेलो, तुम मैडम तो नहीं हो? कौन हो तुम? हड़बड़ाहट में यांगजी ने फोन काट दिया। फिर जब उसने गैलरी खोली और वीडियो देखा तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स को लेकर सेक्सुअल ब्लैकमेल किया जा रहा है। हर वीडियो में एक ही लड़की को इस्तेमाल किया गया है। आगे की तस्वीरों में वही लड़की डायरेक्टर पार्क के साथ भी दिखाई दी। यानजिन सोचने लगी, क्या डायरेक्टर पार्क भी ब्लैकमेल का शिकार था? उसे अपने पति की विला वाली बात याद आ गई। यानजिन को यहाँ एक मौका दिखा। सबूत कितने सही है ये तो तय नहीं है, फिर भी उसने डायरेक्टर पार्क को पति बनकर मैसेज कर दिया। इसी बीच सुकीन ने गलती से मैसेज में वो आपत्तिजनक तस्वीरें देख ली। बाद में अंतिम संस्कार में डायरेक्टर पार्क और सुकीन पहुंचे और उन्हें वहां देखकर यानजिन ने दाव खेलने का निश्चय किया। रात के खाने पर उसने डायरेक्टर पार्क को अलग बुलाया और झूठ बोला कि उसके पति ने उसे ये फोन दिया था। हालांकि वो वीडियो में उस स्टूडेंट से डायरेक्टर पार्क के संबंध को लेकर आश्वस्त नहीं है, फिर भी उसने पति की मौत का फायदा उठाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। पार्क को तुरंत समझ आ गया कि यानजिन ही मैसेज भेज रही थी, लेकिन डरने की बजाय उसने पलटकर धमकी दी। उसने कहा, तुम्हारा पति अपनी हदें पार करने की वजह से मारा गया और अब तुम्हारी लालच तुम्हें ले डूबेगी। लेकिन अपने बच्चे के लिए यानजिन पीछे नहीं हटी। सुकीन ये सब खिड़की से देख रही थी। अचानक यानजिन की माँ ने सुकीन को पीछे से पकड़ लिया। घबराकर सुकीन ने उन्हें धक्का दे दिया। तभी यानजिन लौट आई। ये दृश्य देखकर वो भड़क उठी। सुकीन ने समझाने की कोशिश की, ये बस एक हादसा था। यानजिन गुस्से में बोली, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है। ध्यान से सुनो, तुम्हारे पति ने मेरे पति को मार डाला। तभी पार्क वहां पहुंच गया। यानजिन ने बात पलटते हुए कहा, माफ करना, मेरी सास बीमार है। और डायरेक्टर तुरंत सुकीन को वहां से लेकर चला गया। फिर उसे पुलिस का फोन आया। उन्होंने बताया कि उसका पति ब्लैकमेल के आरोपों में संदिग्ध था, लेकिन हर बार कॉल कट जाती। पुलिस ने उसे सहयोग करने की अपील की। ये सुनकर यानजिन पूरी तरह बिखर गई। वो चिल्लाई, वो मर चुका है, वो अब यहाँ नहीं है। मैं कितनी बार कहूँ, वो अब कभी वापस नहीं आएगा। और चिल्लाते हुए वो आपा खोकर जमीन पर गिर पड़ी। उस रात सुकीन को यानजिन की बातें याद आई। पति का अजीब बर्ताव उसकी बेचैनी को और बढ़ा रहा है। जब पार्क सो गया तो वो चुपके से कार की जांच करने निकल पड़ी। डैश कैम और जीपीएस का डेटा मिटाया जा चुका है।
साफ है वो कुछ भयानक छिपा रहा है। तभी पति ने उसे पीछे से पकड़ लिया। क्या कर रही हो? सुकी ने झूठ बोल दिया। उसकी कान की बाली गिर गई है। वही कार में ढूंढ रही हूँ। पार्क ने उसकी मदद करने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं मिला। अगले दिन वही बालियां उसके कमरे में रखी मिली। अब पार्क को शक हुआ। उसने खुद एक बाली कार में रख दी और दावा किया कि ये उसे वहीं से मिली है। सुकीन की आंखें फैल गई। उसने सब सच स्वीकार कर लिया। वो बोली, मैं बस सच्चाई जानना चाहती थी। क्या तुम उस रात बाहर गए थे? लेकिन डायरेक्टर पार्क ने अनजान बनने का नाटक किया। उसने आरोप लगाया कि सुकीन अपनी दवाइयां ठीक से नहीं खा रही। गुस्से में उसकी आवाज ऊंची हो गई। उसने कहा, यह सब तुम्हारी मानसिक बीमारी है। प्लीज ये पागलपन बंद करो। सुकीन रो पड़ी। ये सच नहीं है। पार्क बोला, जानती हो मैं भी थक जाता हूँ तुम्हारी इस रोज रोज के पागलपन से। उसने उसे मानसिक रूप से और उलझा दिया और फिर चला गया। अब सुकीन खुद पर शक करने लगी। क्या ये सब उसकी दिमाग की उपज है? उसने पड़ोसियों की सीसीटीवी चेक किए। फुटेज में साफ दिखा उसका पति सचमुच बाहर गया था। उधर यानजिन ने अपने पति को दफनाया। उसे उसकी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पता चला। उसने सोचा इससे कर्जा चुका देगी, लेकिन आत्महत्या होने पर पॉलिसी बेकार हो जाती है और उसकी मौत को आत्महत्या ही करार दिया गया। लेकिन फैसला अभी आना बाकी है। यानजिन बोली, नहीं, उसने खुदकुशी नहीं की। वो आदमी खुद को मार ही नहीं सकता। सच तो ये था कि उस रात यानजिन वही थी। याद है एनर्जी ड्रिंक? उसने उसमें नींद की गोलियां मिला दी थी। तलाक से उसे मुक्ति नहीं मिलती। सच में आजादी तभी मिलती जब उसका पति मर जाता। उसने कार में कोयला जलाया, कार को नदी तक ले गई और उसे पानी में धक्का देकर डुबा दिया। उसने ये सब डायरेक्टर पार्क को फंसाने के लिए किया था। लेकिन अजीब बात है कि वो आया ही नहीं। यानजिन चीख उठी, लेकिन अब बीमा के 5 करोड़ वॉन उसे नहीं मिल सकते। बैंक का कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। अब यानजिन के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। वो डायरेक्टर पार्क को निशाना बनाए। लेकिन उससे पहले सुकीन उसे मिलने आई। वो बाहर से नाजुक और भोली लगती है, लेकिन कहा जाता है कि माँ की ताकत की कोई सीमा नहीं होती। उसका लक्ष्य यानजिन जैसा ही है, अपने बेटे के लिए सच्चाई जानना। उसकी बात समझने के बाद यानजिन ने सुकीन को वो वीडियो दिखा दिया। उसने नोट्स भी बताए जिसमें स्टूडेंट्स और 5 करोड़ वॉन का जिक्र है। मतलब सब कुछ साफ है, लेकिन सुकीन मानने को तैयार नहीं थी। वो बोली, मेरे पति कभी ऐसा नहीं कर सकते। यानजिन ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे परवाह नहीं तुम्हारा पति क्या कर सकता है और क्या नहीं, क्योंकि मुझे ठीक ठीक पता है कि मेरा पति क्या करता था। यानजिन ने उसे सभी घटनाएं गिनाई। उसका पति डायरेक्टर पार्क को फोटो और वीडियो से ब्लैकमेल करता था। फिर उसे तालाब किनारे बुलाने का झांसा देकर तुम्हारे पति ने उसे मार डाला। सुजिन ने पति के बचाव में कहा, मेरा पति उस दिन घर पर ही था। तभी अचानक यानजिन को डायरेक्टर पार्क का फोन आया। अगर वो सचमुच में निर्दोष है तो सबसे पहले वो यानजिन से ही क्यों संपर्क कर रहा है? ये अजीब नहीं लग रहा क्या? तभी फोन पर डायरेक्टर पार्क की आवाज आई। वो उसे मिलने के लिए समय और जगह पूछ रहा है। अभी घर पर मेहमान आए हैं, मैं बाद में संपर्क करूंगी कहकर यानजिन ने फोन रख दिया। ये बातचीत सुनकर सुजिन ने आखिरकार सच्चाई स्वीकार कर ली। वो यानजिन के साथ मिलकर इस जांच में शामिल हो गई। मुलाकात से पहले दोनों सुमी के घर पहुंचे। वही लड़की जो हर वीडियो में शामिल है और जो डायरेक्टर पार्क के साथ वाले वीडियोस में भी शामिल थी। सुजिन बाहर नजर रखती है। यानजिन सुमी की टीचर बनकर उसके पिता से मिली। वो आदमी बोला, मेरी बेटी 3 महीने पहले गायब हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। वो आगे बताता है कि सुमी की माँ कई साल पहले ही मर चुकी थी। वो छोटे मोटे काम करता और अपने बेटी की कभी परवाह नहीं की। इसी लापरवाही के कारण सुमी गलत राह पर चल पड़ी। कम उम्र में ही यौन धंधे में। अचानक आदमी को कुछ याद आया। 1 महीने पहले एक टीचर ने उसे फोन किया था, लेकिन वो तो किसी आदमी की आवाज थी। यानजिन को खतरा महसूस हुआ। उसने तुरंत बहाना बनाया और वहां से निकलने की सोची। आदमी गुस्से में बोला, तुम मेरी बेटी के बारे में क्यों पूछ रही हो? कौन हो तुम? बताओ। सुमिन कहाँ है? यानजिन को उसकी घरेलू हिंसा की याद आ गई। उसके भीतर के घाव हरे हो गए। उसने कहा, रुको, मेरे पास मत आना। शोर सुनकर सुजिन मदद के लिए दौड़ी, लेकिन उसकी ड्रेस फंस रही थी। गुस्से में उसने अपनी स्कर्ट फाड़ दी और दरवाजा तोड़कर तुरंत अंदर घुस आई। डर से कांपते हुए आदमी कोने में दुबक गया। यानजिन ने शराब की बोतल उठाई। वो उसे वही मार डालना चाहती थी। घबराकर आदमी ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की। दोनों औरतें वहां से भाग निकली। बाद में वे सड़क किनारे बैठ गई।
जिंदगी पर सोचते हुए। इस मुश्किल से गुजरकर उन्होंने आखिरकार एक दूसरे को अपना नाम बताया। उस रात मुलाकात से पहले हम डायरेक्टर पार्क को गाड़ी में बैठा हुआ देखते हैं, एक गंभीर सोच में डूबा हुआ। वो उस रात की बात याद करता है जब किसी की लाश को घसीटते हुए उसने अपने अलमारी में बंद कर दिया था। इसके बाद वो सीधे यानजिन से मिलने जाता है। दोनों आमने सामने बैठे हैं। पार्क कहता है, तुम्हारे पति से मेरी 200 मिलियन वॉन की डील हुई थी, जिस पर यानजिन कहती है 200 नहीं 500 मिलियन की डील हुई थी। वो पार्क से पूछती है, क्या तुम्ही ने मेरे पति को मारा है? पार्क उसकी आंखों में देखकर जवाब देता है, अगर मैंने तुम्हारे पति को मारा होता तो तुम अभी यहाँ मेरे सामने नहीं बैठी होती, सीधा पुलिस के पास जाती। इसके बाद यानजिन उसे सबूत के तौर पर उस डायरी की जेरोक्स कॉपी देती है और उनकी ये सारी बातें यानजिन के फोन के जरिए सुजिन सुन रही थी। इसके बाद यानजिन उसके सामने एक तस्वीर रखती है जिसमें वो उस लड़की सुमी के साथ है। वो तस्वीर देखकर पार्क उसे 300 मिलियन वॉन देने के लिए राजी हो गया, मगर यानजिन 500 मिलियन वॉन पर अड़ी रही। इसके बाद डायरेक्टर पार्क ने पासा पलट दिया। वो बोला, असल में उस रात तालाब किनारे मैं नहीं था, तुम थी। तुम्हारी जैसी 5 महीने की गर्भवती औरत के लिए तो इतने बड़े आदमी को कार तक पहुंचाना आसान नहीं होगा। तुमने ये कैसे किया? यानजिन कुछ पल के लिए चुप रह गई। पार्क ने उसकी झिझक पकड़ ली। अब उसे यकीन हो गया कि उसका अंदाजा सही है। फिर भी यानजिन डटी रही। उसने कहा, तुम ही कातिल हो, तालाब किनारे तुमने ही उसे मारा है। पार्क बोला, अच्छा अगर ऐसा है तो चलो पुलिस के पास चलते हैं, अब वही फैसला करेगी। यानजिन का चेहरा डर से बदल गया। इससे पार्क का शक और पक्का हो गया। थोड़ा सोचने के बाद यानजिन बोली, अगर मैं गलत हूँ तो तुम मुझे इस फोटो के लिए 300 मिलियन वॉन देने के लिए क्यों राजी हो? पार्क ने जवाब में कहा, ये बहुत उलझा हुआ मामला है। जिस पर यानजिन बोली, मैं इस मामले की जड़ तक जाऊंगी। पार्क ने उसे चेतावनी दी, अगर तुम अपने पति की तरह हर जगह नाक घुसेड़ोगी तो तुम्हारा हाल भी उसी की तरह हो जाएगा। याद रखना, तुम्हारे पेट में बच्चा है। ये कहकर पार्क अंतिम धमकी देकर चला गया। इसके बाद यानजिन और सुजिन दोबारा मिलते हैं। उनकी आज की ये डील पूरी तरह नाकाम रही। यानजिन को हत्या पर कोई पकड़ नहीं मिली, बल्कि उसने अपनी कमजोरियां ही उजागर कर दी। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि डायरेक्टर पार्क और सुमी के बीच क्या रिश्ता है। अब की बार सुजिन बोली, मैं तुम्हें 300 मिलियन वॉन दूंगी, बस अब तुम यहीं रुक जाओ। लेकिन यानजिन कोई जवाब देती इससे पहले ही सुमिन का फोन बज उठा। उसके पति के फ्यूनरल वाले दिन जिस कॉलर ने संपर्क किया था उसी ने दोबारा कॉल किया है। यानजिन ने पूछा, कौन हो तुम? उस आदमी ने कहा कि मैं सुमी का गार्जियन हूँ और अगर इससे ज्यादा जानना चाहती हो तो कल दोपहर 1 बजे ये फोन लेकर आ जाना। पता मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा और साथ में कुछ पैसे भी लाना। उधर डायरेक्टर पार्क शराब पीते हुए उस बरसाती रात को याद कर रहा था। वो उस रात यानजिन के पति से मिलने तालाब किनारे नहीं गया था, बल्कि उसने सुमी की सड़ी हुई लाश खोदी और उसे कहीं और दफना दिया। यही वजह थी कि वहां से सड़ी गली बदबू आती, जिसे सुजिन ने भी कई बार महसूस किया था, लेकिन हर बार पार्क ने ये उसका वहम कहकर झुठला दिया था। अगले दिन वो दोनों उसी मोटेल पहुंचे जहां से मिलने आने के लिए कॉल किया गया था, और वहां वो एक दलाल से मिलते हैं जो स्टूडेंट्स की तस्करी करता है। वहां बहुत सी लड़कियां थी और सुमिन भी उन्हीं में से एक थी। उस आदमी ने कहा, मैं सुमिन का ठिकाना बता सकता हूँ, लेकिन बदले में वो फोन चाहिए। यानजिन बोली, पहले सच बताओ तभी फोन मिलेगा। इतने में वो गुंडे उन्हें धमकाने लगते हैं। तभी सुजिन अपना फोन निकालकर किसी से कहती है, अगर 10 मिनट में मैंने संपर्क नहीं किया तो ये फोन पुलिस को दे देना और कहना कि इसमें किसी जुर्म से जुड़े वारदात के सबूत है। वो दलाल चौंक जाता है। तभी सुजिन ने अचानक एक नोट की गड्डी उसके आगे फेंक दी। दलाल का चेहरा खिल उठा। वो बोला, उसे खुद नहीं पता कि सुजिन कहाँ गई, लेकिन वो लड़की यहाँ सबसे ज्यादा मशहूर थी। लगता है किसी अमीर आदमी के साथ भाग गई। उसकी वजह से मुझे कई ग्राहकों को खोना पड़ा। यानजिन ने तुरंत फोन निकाला और डायरेक्टर पार्क की फोटो दिखाते हुए पूछा, क्या वो इसी के साथ भागी थी? दलाल को हंसी आ गई। उसने सुजिन की ओर देखकर कहा, ओह, तो तुम इसी की पत्नी हो। दरअसल हमारी लड़कियों को अस्पताल से मेडिकल फैसिलिटीज मिलती थी और बदले में हम अस्पताल से जुड़े लोगों को उनकी सर्विस दिया करते थे। सुजिन ने पूछा, तो क्या मेरा पति भी तुम्हारा क्लाइंट था? उसने कहा, नहीं। डायरेक्टर पार्क ने मेरा ऑफर ठुकरा दिया, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं था। इसीलिए मैंने एक योजना बनाई। मैंने सुमी को जानबूझकर
उसकी गाड़ी के आगे भेजा और चोट लगने का नाटक करने को कहा ताकि पार्क को फंसाया जा सके। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर पार्क बाहर निकला और मैंने उन दोनों के साथ में तस्वीरें खींच ली, लेकिन पार्क ने उस लड़की को उठाया नहीं, बल्कि चुपचाप वहां से गाड़ी मोड़कर चला गया। और ये बात शायद सुमिन को बहुत बुरी लग गई। उसका व्यवहार अजीब हो गया। वो बार बार डायरेक्टर पार्क को खोजने लगी, लेकिन मैंने उसे हमेशा रोक दिया। तो ये साफ हो गया कि डायरेक्टर पार्क और सुमी के बीच में कोई रिश्ता नहीं। ये सुनकर सुजिन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी समय पुलिस को तालाब के पास पहाड़ों में सुमी की लाश मिल गई। उसे जल्दबाजी में कब्र में दफनाया गया था, लेकिन बारिश की वजह से उसकी लाश सामने आ गई। इधर गाड़ी में सुजिन और यानजिन के बीच झगड़ा हो गया। सुजिन बोली, मेरे पति का तो उस लड़की से कोई लेना देना था ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पति ने तुम्हारे पति को नहीं मारा। तुम्हारी वजह से खामखा मैंने अपने पति पर शक किया। जिस पर यानजिन बोली, तुम्हें कभी अपने पति पर भरोसा था ही नहीं, और ये मत भूलो कि तुम मेरे पास मदद मांगने के लिए आई थी, ना कि मैं तुम्हारे पास गई थी। सुजिन ने गुस्से में यानजिन को थप्पड़ मार दिया। यानजिन बिना कुछ कहे मुड़कर वहां से चली गई। उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए उसे किसी भी तरह पैसे जुटाने हैं, और वैसे भी उसे सुजिन पर अब भरोसा नहीं रह गया। इस बीच पुलिस नतीजों की रिपोर्ट देने आई। उन्होंने बताया, ये पुष्टि हो चुकी है कि तुम्हारे पति की मौत डूबने से हुई, लेकिन उसके शरीर में बहुत सारे नींद की गोलियां मिली, इसीलिए हत्या की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। यानजिन बिल्कुल भावहीन रही। उसने कहा, मेरे पति को दवा लेना बिल्कुल पसंद नहीं था। जुकाम या बुखार में भी वो दवा नहीं खाते थे। फिर अचानक इतनी सारी गोलियां कैसे ले सकते हैं? किसी ने जरूर उसे जबरदस्ती दी होगी। पुलिस ने कहा कि जांच अभी जारी है, लेकिन संभव है इसे आत्महत्या ही घोषित कर दिया जाए। फिर यानजिन पूछती है, क्या आपने डायरेक्टर पार्क पर तहकीकात की? पुलिस बोली, उस रात वहां आपके पति की कार के अलावा कोई और कार दिखी ही नहीं। मिस्टर पार्क उस रात तालाब किनारे गए ही नहीं थे, वो तो अपने माता पिता के घर पर थे। उधर सुजिन ने घर पर अपने पति का सामना किया। वो उसे वही सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिस रात उसका पति कार लेकर बाहर गया था। पार्क ने उसे बताया कि उसकी माँ बीमार थी और वो उन्हीं से मिलने गया था। सुजिन ने पूछा कि उसने उसे सच क्यों नहीं बताया, जिस पर पार्क कहता है, क्योंकि तुम्हारी बहन की मौत के बाद तुम्हारी दिमागी हालत बहुत नाजुक हो गई है। कुछ भी बताने से पहले मुझे कई बार सोचना पड़ता है। ये सुनकर सुजिन को बहुत अपराध बोध हुआ। उसने वादा किया कि वो समय पर दवाइयाँ लेगी, लेकिन उसी रात हम देखते हैं कि डायरेक्टर पार्क फिर से देर रात बाहर निकला और उसने एक बैग को आग में जला दिया। अगले दिन से सुजिन एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करती है कि घर की सफाई करते हुए उसे एक छोटा सा लाल फूल मिला। उसे धुंधला याद आया कि कुछ दिन पहले भी उसने एक ऐसा ही फूल देखा था, लेकिन तब उसने ध्यान नहीं दिया। और फिर जब उसे सुमी की फोन की बात याद आई तो सच्चाई सामने आने लगी। उसका शांत हो चुका मन फिर से उथल पुथल से भर गया। सुजिन दौड़कर उस जगह पहुंची जहां उसने कुछ दिन पहले एक इंसानी हाथ देखा था। वो पागलों की तरह खोदने लगी ताकि अपने शक को यकीन में बदल सके। तभी डायरेक्टर पार्क अचानक घर लौट आया और ये दृश्य देखकर वो डर गया। वो उसे रोकने दौड़ा। वो उसे कहने लगा, ये तुम क्या कर रही हो? सुजिन ने पलटकर जवाब दिया, और तुमने यहाँ क्या किया है? पार्क बोला, अगर तुम ऐसा ही करती रही तो मैं और साई दोनों बर्बाद हो जाएंगे। सुजिन चिल्लाई, ये तुम्हारे कर्म है, इसमें साई को मत घसीटो, मुझे सच जानना ही है। पार्क ने कहा, और फिर क्या करोगी? क्या सच सह सकोगी? सुजिन बोली, सच जानने के बाद मैं जो करना होगा कर लूंगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैंने उस दिन जो देखा था वो कोई रबर का ग्लव नहीं था, बल्कि एक इंसानी हाथ था। अब बचने का कोई रास्ता न देखकर डायरेक्टर पार्क ने सच कबूल किया। उसने मान लिया कि सुजिन को जो हाथ मिला था वो सचमुच इंसानी हाथ था और वो सुमी का ही था। उसने स्वीकार किया कि उसने सुमी की लाश उसके मरने के बाद आंगन में दबा दी थी। ये सुनकर सुजिन पूरी तरह टूट गई। वो चीख पड़ी, तुम कैसे कर सकते हो ये सब? कैसे किसी को मार सकते हो? उनके बीच झगड़ा होने लगा। तभी उनका बेटा साई स्कूल से लौटा। उसने सब कुछ सुन लिया। सुजिन ने उसे अंदर भेजने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने पिता की बातों को नजरअंदाज किया। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसने कहा, डैड, आपको ये सब बंद करना होगा। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैं और अब सहन नहीं कर सकता। हर दिन सब कुछ ठीक होने का नाटक मैं अब और नहीं कर सकता। सुजिन ये सुनकर चौंक गई कि उसके बेटे साई को सब पता है। वो रोते हुए माँ की ओर मुड़ा और बोला,
मैंने ही सुमी को मारा है। उसने बताया कि ये सब 1 महीने पहले शुरू हुआ था। एक दिन साई जब स्कूल से लौट रहा था, सुमी ने उसका रास्ता रोका। वो उसका नाम जानती थी। साई शुरुआत में थोड़ा झिझका तो जरूर, लेकिन उसे अच्छा भी लगा कि कोई इसमें इतनी दिलचस्पी ले रहा है। दोनों घंटों बस स्टॉप पर बैठे बातें करते रहे। बातचीत गहरी होती गई। आखिरकार सुमी ने उसके घर चलने का सुझाव दिया और वो भी बिना सोचे समझे मान गया। घर आकर साई ने उसके लिए ड्रिंक बनाया, लेकिन सुमी बड़ी लापरवाही से पेश आ रही थी। उसने उनके परिवार की एक फोटो फ्रेम भी तोड़ दी और माफी तक नहीं मांगी। बस चुपचाप साई को उस फोटो फ्रेम के कांच के टुकड़े उठाते हुए देखती रही। फिर वो खिड़की की चौखट पर बैठ गई और तस्वीरें लेने लगी। तभी उसने कहा, कभी किसी ने मुझसे पूछा था, क्या मेरे जैसे लोगों को जीने का हक है? साई ने झट से पूछा, किसने ये सवाल किया? और सुमी ने तुरंत उसके पिता डायरेक्टर पार्क का नाम लिया, यानी कि साई के पिता। जब डायरेक्टर पार्क ने उसमें दिलचस्पी नहीं ली, तब उसने बदला लेने की ठानी और साई को अपना निशाना बनाया। उसने उसे एक प्रेगनेंसी टेस्ट दिखाया जो कि पॉजिटिव था। वो बोली, मैं तुम्हारे बाप के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और वो मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगी। साई अभी छोटा है, वो हालात को पूरी तरह समझ नहीं पाया। जैसे ही उसने सुमी को जाते हुए देखा, वो घबरा कर उसके पीछे दौड़ा और सवाल पूछने लगा। उसके इस भोलेपन पर सुमी हंस पड़ी। फिर उसने गंभीर होकर कहा, शायद तुम्हें मुझे माँ कहना पड़े। अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारे भाई बहन को अच्छे से पालूंगी और एक दिन लौट आऊंगी। लेकिन साई का इरादा उसे सबक सिखाने का था। उसने गुस्से में उसे पीछे से धकेल दिया। सुमी सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो गई। साई डर गया। जब उसने पास जाकर देखा तो उसके सर से खून बह रहा था और उसी वक्त सुमी के फोन के बैक कवर से वो फूल टूटकर नीचे गिर गया। साई डर के मारे छिपकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर पार्क घर लौटे और जब उसने ये सब देखा तो वो तुरंत सब समझ गया। वो सुमी की बॉडी घसीटते हुए ऊपर ले गया और साई की अलमारी में बंद कर दिया। यही वो आवाजें थी जो सुजिन ने पहले भी सुनी थी। डायरेक्टर पार्क ने सुजिन को उसके मायके भेज दिया और सुमी के फोन को आंगन में गाड़ दिया। दिन बीतने लगे। सुमी की लाश सड़ने लगी, उसमें से बदबू आने लगी। सुजिन के नाजुक मानसिक हालत को बचाने के लिए डायरेक्टर पार्क उसे झूठ बोलता रहा। वो बस यही कहता रहा कि ये सड़न की बदबू मिट्टी में डले खाद की वजह से है, लेकिन वो जानता था कि उसका झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। उसने सुजिन को नींद की गोलियां देना शुरू कर दिया और एक रात जब डायरेक्टर पार्क को यानजिन के पति से मिलना था, उसने लाश को निकाला, उसे फिशिंग बैग में भरा और रात के अंधेरे में कार चलाकर उसी तालाब के पास लाश को गाड़ दिया। लेकिन तेज बारिश ने सारे सबूत मिटा दिए। पूरी बात सुनने के बाद सुजिन ने अपने बेटे को कमरे में भेज दिया और पति से सवाल करने लगी। पार्क बोला, क्या तुम एक बच्चे की बात पर यकीन करोगी? साई अभी छोटा है, उसे इन सब के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैंने केवल उस लड़की को एक बार हॉस्पिटल के पार्किंग में देखा था। सुजिन बोली, अगर ऐसा है तो उसने साई से झूठ क्यों बोला? पार्क ने कहा, उस लड़की ने बस हमारे बेटे का इस्तेमाल किया है मुझसे बदला लेने के लिए, क्योंकि मैंने उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई और मैं ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उस लड़की का डीलर हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टरों को अपनी सर्विस देता है। मेरे कुछ भी कहने या करने से हॉस्पिटल पर दाग लग सकता था, इसीलिए उसने सुमी को पीछे हटने का इशारा किया। तुम आजकल की युवा पीढ़ी को तो जानती ही हो। वो बदला लेने की ठान कर लौट आई। सुजिन बोली, वो चाहे जो भी हो, लेकिन सुमी की मौत हुई है और वो बेगुनाह थी। वो अपने बेटे को इस अपराध बोध के साथ जीना नहीं देना चाहती थी। उसने पुलिस को सब बताने का फैसला किया, लेकिन डायरेक्टर पार्क ने उसे रोक लिया। हमारा बेटा केवल 15 साल का है, जेल उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी, हमारा परिवार टूट जाएगा, हॉस्पिटल की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं कोई भी सख्त कदम भी उठा सकता हूँ। वो बोला, क्या मैं अपने बेटे को कातिल कहकर सौंप दूं या अस्पताल को बंद होते देखूं? नहीं, हमें अनजान बनकर रहना होगा, तभी हमारा परिवार बच पाएगा। तभी सुजिन का फोन बजा। पुलिस ने उसे और यानजिन को पूछताछ के लिए बुलाया है। दरवाजे पर डायरेक्टर पार्क ने चेतावनी दी, सोचो मुझ पर और हमारे बेटे पर क्या गुजरेगी। सुजिन ने चुपचाप उसकी बात मान ली। उसने पुलिस से कहा कि उसे केवल अपने पति के अफेयर पर शक था, इसीलिए यानजिन के साथ मिलकर उसने जांच की थी। बयान मेल खा गया और दोनों को छोड़ दिया गया, लेकिन पुलिस ने यानजिन को बुरी खबर सुनाई।
उसके पति की मौत को आत्महत्या घोषित कर दिया गया है। टूटी हुई यानजिन उसका सामान लेकर बाहर निकली। बाहर उसने सुजिन से लिफ्ट ली और अपनी माँ के नर्सिंग होम पहुंची, लेकिन वहाँ और भी दुख इंतजार कर रहा था। उसकी माँ ने उसी सुबह आत्महत्या करने की कोशिश की थी, पर नर्सों ने बचा लिया। परिवार भारी बोझ के तले दबा है। खर्चा उठाना संभव हो रहा है। उसका इकलौता भाई भी उसे छोड़ चुका है। मुसीबतें अकेले नहीं आती। उसी वक्त मकान मालकी ने फोन किया और किराया मांगा, धमकी दी अगर पैसे नहीं दिया तो घर खाली करना पड़ेगा। लाचार यानजिन अपनी भाभी के पास पहुंची, विनती की कि उसे गांव वाले घर में कुछ दिन रहने दे, लेकिन भाभी ने बहाना बना दिया कि रिश्तेदार आने वाले हैं। अब यानजिन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। उसने हालात के आगे खुद को समर्पित कर दिया। उसने अपने जालिम पति का फोन अपने पास रख लिया और उसके सामान को सड़क किनारे फेंक दिया। इधर सुजीन घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके बेटे का कमरा खाली है। बिस्तर और कपड़े सब हटा दिए गए हैं, फोन भी बंद है। तब एक पड़ोसी ने घंटी बजाई। पता चला कि साई घर छोड़ चुका है। उसने पड़ोसी से अपना सामान शिफ्ट करने में मदद मांगी थी। पड़ोसी सारी बात समझ गई कि उनका बेटा घर छोड़कर भाग रहा है। उसने तुरंत सुजिन को साई के नए घर पहुंचा दिया। साई अपनी माँ को देखकर हैरान नहीं हुआ। उसने गलती मानने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि असली कातिल उसका पिता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से यह सब देखा था। सुमी सीढ़ियों से गिरने के बाद भी जिंदा थी। जब साई ने देखा कि उसकी माँ घर लौट आई है, तो उसके पिता ने सुमी को अपने कमरे में छिपा दिया। उसने वादा किया कि वो लौटकर उसे बचा लेगा, लेकिन साई स्कूल में बेचैन हो गया और आखिरकार क्लास छोड़कर घर लौट आया। लेकिन अभी तक सुमी को कोई बचाने नहीं आया, तो उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। यही आवाज सुजिन ने भी सुनी थी। वो देखना चाहती थी ऊपर जाकर, लेकिन डायरेक्टर पार्क ने उसे रोक दिया। सुजिन के जाते ही साई भागकर घर आया, पर सुमी कहीं नहीं दिख रही। वो घबराकर पूरे घर में उसे ढूंढने लगा और उसने अपने पिता को सुमी को जिंदा दफन करते देखा। तभी साफ हो गया कि ये कत्ल एक स्कैंडल छिपाने के लिए किया गया है। सच जानकर सुजिन अपराध बोझ से टूट गई। उसे याद आया कि वही आवाज उसने भी सुनी थी, लेकिन डायरेक्टर पार्क के झूठ पर भरोसा कर लिया और एक बेगुनाह की जान चली गई। साई ने माँ को संभालने की कोशिश की और कहा कि पापा को पुलिस के हवाले कर दो, ताकि हम दोनों नई जिंदगी शुरू कर सके। उसने वादा किया कि वो जल्दी ही बड़ा होगा और माँ की हिफाजत करेगा। सुजिन ने रोते हुए बेटे को गले लगा लिया, लेकिन उसके मन में अब भी गहरा संघर्ष चल रहा है। इसी बीच यानजिन घर पर घंटों बैठकर उस जालिम आदमी के फोन को खोलने में लग गई। आखिरकार उसने पासवर्ड तोड़ लिया और सबूत मिले। डायरेक्टर पार्क के घर की तस्वीरें, सुजिन की खिड़की से खींची तस्वीरें और उसे भेजे गए ब्लैकमेल मैसेजेस। यानजिन को समझ आ गया कि यही 500 मिलियन वॉन मांगने की वजह है। अगले दिन वो तुरंत सुजिन के विला पहुंची। उसे याद आया कि उसका पति वहां पहले भी गया था। उसे सब पता था सुजिन के बारे में, उनकी तस्वीरों और ठिकाने। भले ही सारे विवरण साफ ना हो, लेकिन ये पुलिस के लिए सबूत बन सकते हैं। सुजिन चुपचाप सोफे पर बैठी रही। फिर उसने एक बड़ा बैग निकाला जिसमें 200 मिलियन वॉन नकद है। मैंने तो 500 मिलियन मांगे हैं, यानजिन ने कहा। सुजिन बोली, मुझे पता है, बाकी 300 मिलियन मैं खुद दूंगी, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? किस बात में? यानजिन ने पूछा। मेरे पति को मारने में, सुजिन ने कहा। यानजिन ये सुन के सन्न रह गई। उसे लगा कि सुजिन उसे फंसाना चाहती है। सुजिन जल्दी जल्दी समझाने लगी। कल मैं तुम्हारी माँ से मिलने नर्सिंग होम गई थी। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें अपने पति का कत्ल किया है। उस रात तुमने कार को झील में धक्का दिया और देर रात अकेली भीगी हुई लौटी। तुम्हारी माँ को शक हुआ। अगले दिन तुम्हारे पति की मौत की खबर आई, फिर उन्हें पूरा यकीन हो गया। यानजिन गुस्से में बोली, तुम जानती हो मेरी माँ बीमार है, उन्हें डिमेंशिया है। वो अपनी बेटी को भी नहीं पहचानती और तुम सिर्फ उनकी बातों पर यकीन कर रही हो। सुजिन ने कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं बात की गहराई तक जाऊं और सच बाहर निकाल दूं? सुजिन की शांति देखकर यानजिन घबरा गई। वो जानती है कि यह मामूली बात नहीं है। उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए। वो 200 मिलियन वॉन लेकर चली गई। उसका इरादा था इससे अपनी माँ का इलाज करवाए, लेकिन इससे पहले ही उसकी भाभी का फोन आया। उसका भाई भयानक नशे में गाड़ी चलाकर हादसे का शिकार हो गया है। अब उसकी हालत गंभीर है। उन्हें ऑपरेशन का खर्चा और मुआवजे के पैसे चाहिए। भाभी रो रो कर घर बेचने की बात कर रही है,
पुराने झगड़ों के बावजूद यानजिन का दिल पिघल गया। उसने परिवार के लिए उनकी मदद कर दी, लेकिन अब वही यानजिन फिर से तंगी में आ गई। उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची। कुछ समय बाद जब माँ थोड़ी होश में आई तो उन्होंने बताया, तेरा भाई थक कर नहीं, शराब पीकर रेसिंग कर रहा था, तभी यह हादसा हुआ है। वो नालायक है और ये बार बार होगा। तू हर बार उसे नहीं बचा सकती, और अब मैं भी तुझ पर बोझ बन गई हूँ, इसीलिए मैं तेरे साथ सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। माँ ने ठंडे स्वर में कहा, तेरा भाई हमेशा गलती करेगा और मैं कभी भी पागल सी बातें कह सकती हूँ। तेरी भाभी, वो तो बस घर हथियाने के लिए चापलूसी करती है, उससे डरना मत, यानजिन ने कांपती हुई आवाज में कहा। लेकिन माँ, मैंने किसी की जान ली है और मुझे कुछ महसूस भी नहीं हो रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? माँ फुसफुसाई। चुप कर, यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। यानजिन फूट पड़ी। आपने मुझे उस आदमी के हाथों मरते हुए देखा है। उसने मुझे कितना मारा पीटा, फिर भी आपने उसकी पसंद का खाना बनाया और मुझे उसे नर्क में वापस भेज दिया। क्यों माँ? माँ ने कहा, मैंने सोचा था कि अगर मैं उससे अच्छे से पेश आऊंगी तो वो तुझे कम सताएगा। यानजिन की आंखों में नफरत और आंसू दोनों है। जानती हो माँ, अगर मैंने उसे न मारा होता तो वो मुझे मार देता। उसकी बातें सुनने के बाद माँ बोली, अब से हम अनजान बनकर जिएंगे। अगर कभी तुम्हारा बच्चा हो तो मुझे उसकी तस्वीर भेज देना। अपनी जिंदगी जियो और जब मैं मर जाऊं तो एक अजनबी की तरह बस एक बार आकर मिल लेना और फिर चले जाना। यानजिन ने सिर झुकाकर अपना सामान बांध लिया। वो घर छोड़ने ही वाली थी कि तभी सुजिन उसका फेवरेट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लेकर पहुंची। उसने यानजिन से उसका फैसला पूछा। यानजिन ने अपना छुपा हुआ कैमरा निकाला जिसमें वो घरेलू हिंसा की सारी रिकॉर्डिंग रखती थी। उसने वो कैमरा ऑन कर दिया और उन दोनों की सारी बातें रिकॉर्ड होने लगी ताकि आगे जाकर सुजिन अपनी बात से मुकर न जाए। दोनों औरतों में एक सौदा हुआ। डायरेक्टर पार्क को मारने के लिए सुजिन उसे 5 अरब वॉन देगी। यानजिन भी राजी हो गई। उसने एक योजना बनाई। सबसे पहले सुजिन को अपने पड़ोसियों के पास जाकर घरेलू हिंसा की चोट दिखाकर यह साबित करना होगा कि उसका पति डायरेक्टर पार्क एक बुरा इंसान है। दूसरा काम तुम्हें ये करना है कि अपने हस्बैंड के फोन से मुझे एक मैसेज करना होगा जिसमें तुम लिखोगी कि तुम्हें मेरे मरे हुए पति के बारे में कुछ बातें बतानी है, जिसके लिए तुम मुझे शाम के 4 बजे तालाब के किनारे मिलने के लिए कहोगी और उसके तुरंत बाद तुम्हें अपने पति के फोन से वो मैसेज डिलीट कर देना है। तीसरा काम तुम्हें ये करना है कि अपने पति की किसी भी ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर उसे सुला देना है। ठीक 4 बजे मैं गाड़ी लेकर तुम्हारे घर पहुंचूंगी और तुम्हारे पति को अपने साथ ले जाऊंगी और आखिरकार जब मैं चली जाऊं तो तुम्हें इस कागज पर लिखे रूट की मदद से उस रिजर्वायर तक पहुंचना है। अगर तुम इस रूट से आओगी तो तुम्हें रास्ते में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं मिलेगा। वहां पहुंचकर तुम अपने बेहोश पति की मुट्ठी में सुमी के फोन से टूटा हुआ वो फूल रख देना। सबको यही लगेगा कि उसने सुमी और मेरे पति को मारने के गिल्ट में खुद की जान ले ली। ये सब सुनते ही सुजिन कांप गई। उसने पूछा, क्या तुमने अपने पति को भी ऐसे ही मारा था? यानजिन ने उसे उसके पति के उसके साथ मारपीट की वीडियो दिखाई। सुजिन, जो अब तक एक सुरक्षित जीवन जीती आई है, उसने पहली बार इतनी निर्दयता देखी। तभी उसे यानजिन के अपराध का कारण समझ आया। यानजिन बोली, मैं सोचती थी मेरी सारी बर्बादी उसी आदमी की वजह से है, लेकिन अब जब वो मर चुका है तब भी मेरी जिंदगी बेहतर नहीं हुई। अब मेरे पास अपने तकलीफों का कोई बहाना नहीं बचा। सुजिन ने पूछा, अगर वक्त पीछे चला जाए तो अभी क्या तुम वही करोगी? यानजिन का जवाब था, हाँ, क्योंकि मुझे लगता है मैंने एक जान नहीं ली बल्कि 2 जिंदगियां बचाई है, एक अपनी और एक अपने बच्चे की। सुजिन ने आगे बढ़ने का निश्चय किया। उसने सुबह पति के जूस में वो दवा मिला दी। जैसे ही वो बेहोश हुआ, सुजिन घर से निकल गई और उसने घर का सीसीटीवी कैमरा भी ऑफ कर दिया। थोड़ी देर बाद यानजिन भेस बदल कर अंदर आई। जब दरवाजे पर वो दोनों मिले, यानजिन उसे कहती है कि इमोशनल मत होना, सबसे पहले मैं तुम्हारे पति को लेकर तालाब किनारे पहुंचूंगी और फिर तुम टैक्सी लेकर मेरे बताए हुए रूट से वहां पहुंच जाना। लेकिन अंदर जाते ही सब उलट गया। डायरेक्टर पार्क पीछे से उठा और यानजिन के गले में बेहोशी की सुई लगा दी। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। सुजिन अपने पति को यानजिन के द्वारा भेजी गई तस्वीरें दिखाती है।
जिसमें उनके घर की खिड़की की तस्वीर है। यानी कि यानजिन को अपने पति के फोन से ये बात पता चल चुकी है कि सुमी को डायरेक्टर पार्क ने ही मारा है। जिसके बाद डायरेक्टर पार्क ने कहा, अगर हमने आज यानजिन को पैसे दे भी दिए तो भी वो चुप नहीं रहेगी। वो बार बार पैसे मांगने आएगी और हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। फिर सुजिन ने उसे पूछा, तुम उस रात उसके पति के साथ क्या करने वाले थे? पार्क ने जवाब दिया, सुमी की लाश को ठिकाने लगाने के बाद मैं उसके पति को भी रास्ते से हटा देता, लेकिन इसके पहले ही वो खुद मर गया। फिर सुजिन ने पूछा, लेकिन अब यानजिन को सब पता चल चुका है, अब हमें क्या करना चाहिए? पार्क ने जवाब दिया, हमें उसे भी ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि ये ब्लैकमेल कभी खत्म नहीं होने वाला। सुजिन उसकी बात पर राजी हो गई और उसने उसके ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाई ही नहीं और वो यानजिन के आने के बाद सिर्फ बेहोशी का नाटक कर रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि डायरेक्टर पार्क खुद यानजिन की कब्र खोद रहा है तो उसका दिल बदल गया। उसने चुपके से चाकू यानजिन की मुट्ठी में सरका दिया और फुसफुसाई, अभी नहीं, आंखें बंद रखो। अब यहाँ पार्क के अंदर आते ही सुजिन ने अचानक उससे पूछा, क्या तुमने वाकई सुजिन को मारा था? तुम उसे छोड़ सकते थे, उसे अपने हाथों से क्यों मारा? डायरेक्टर पार्क हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा था सुजिन को सच पता नहीं चलेगा। उसने फिर से दोष अपने बेटे के सर पर डालने की कोशिश की, लेकिन सुजिन ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे साई ने सब कुछ बता दिया है। उसने अपनी आंखों से तुम्हें सुमी का गला घोटकर मारते हुए देखा था। सच्चाई से घिरकर पार्क बौखला गया। उसने कहा, हाँ, मैंने ही सुमी को मारा था क्योंकि उसने मुझे बर्बाद करने की धमकी दी थी। सुजिन ने कहा, तुम कैसे बाप हो? तुमने अपना दोष अपने 15 साल के बेटे पर मढ़ दिया। अपना दोष छिपाने के लिए तुमने अपने बेटे पर इल्जाम थोप दिया। वो तो अपनी गलती मानने को तैयार था, मगर तुमने उसे रोका। एक 15 साल के बच्चे को समझ आ रहा था कि क्या गलत है और क्या सही, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया। डायरेक्टर पार्क बोला, अगर मैं बता देता कि मैंने सुमी का कत्ल किया है तो तुम मुझे छोड़कर चली जाती, मुझे कातिल की निगाहों से देखती। लेकिन जब तुम्हें पता चला कि वो खून तुम्हारे बेटे ने किया है तो तुमने उसे कातिल की नजरों से नहीं देखा। मैं बस अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। सुजिन बोली, तुमने किसी को प्रोटेक्ट नहीं किया है। ये सब तुम्हारा वहम है कि तुम हमारे परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि सच तो ये है कि तुम खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो। पार्क ने आगे कोई सफाई नहीं दी। तभी उसने देखा कि यानजिन हिल रही है। वो दौड़कर उसे देखने पहुंचा कि तभी यानजिन ने अपने बचाव के लिए उसके मुंह पर छुरा मार दिया। गुस्से में अंधा होकर डायरेक्टर पार्क ने यानजिन को मारना शुरू किया। उसने उसके पेट पर लात और घूंसे जड़ने शुरू किए। ये भी ख्याल नहीं किया कि वो 5 महीने की गर्भवती है, जिससे यानजिन लाचार और जख्मी हो गई। इतने में सुजिन ने हिम्मत जुटाई। उसने अपने हाथ की नस पर सर्जरी का चाकू तान दिया और बोली, बस अब और नहीं। अगर तुमने जरा भी और जुल्म किया तो मैं यहीं मर जाऊंगी। तुम अभी के अभी पुलिस को सब सच बता दो और मुझे और मेरे बेटे को छोड़ दो। लेकिन डायरेक्टर पार्क पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने सुजिन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूं? तुम मेरे बिना हो क्या? क्या तुम्हें लगता है मेरे बिना जिंदा रह पाओगी? तुम एक बेचारी और बेकार औरत हो। इतने में सुजिन उसकी जांघ पर छुरा घोंपकर सीढ़ियों पर ऊपर की ओर भागने की कोशिश करती है। गुस्से में बौखलाया हुआ पार्क उसे पकड़ लेता है। उधर हम सुजिन की उसी पड़ोसी को देखते हैं जो अपनी बालकनी से यानजिन को मदद मांगते हुए देख लेती है और उनके घर की तरफ भागती है। इधर पार्क सुजिन से कहता है, तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन मर गई। तुम्हें वैसे ही चुप रहना चाहिए जैसे तुम उसकी मौत पर चुप हो गई थी। तुम्हें मुंह खोलने के लिए कहा किसने था? और फिर वो उसका गला दबाने लगता है। उसने ठान लिया था कि वो अपनी पत्नी और यानजिन दोनों को मार डालेगा ताकि उसके सारे राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। इतने में यानजिन ने बचने के लिए अंतिम कोशिश की। उसने पास रखे भारी वास को उठाया और खिड़की का कांच तोड़ डाला। डायरेक्टर पार्क कुछ पल के लिए सुजिन को छोड़कर यानजिन की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी सुजिन ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया और फिर वही हुआ जिसकी नियति तय थी। डायरेक्टर पार्क भी सुमी की तरह मारा गया। पुलिस के पहुंचने तक सुजिन और यानजिन खामोश निगाहों से एक दूसरे को देखती रही। दोनों को पूछताछ के लिए ले जाया गया। सुजिन ने सब बयान दिया। उसने कहा कि ये सब एक बदबू से शुरू हुआ। घर पर लगातार एक किस्म की बू फैल रही थी जिसे पार्क बार बार झुठलाता रहा और यानजिन से मैं पहली बार
उसके पति के अंतिम संस्कार पर मिली थी, जहां पर पार्क मुझे ये कहकर ले गया था कि वो उसका कलीग था। वहां पर यानजिन ने मुझे बताया कि उसके पति का कत्ल मेरे पति मिस्टर पार्क ने किया है। और उसके बाद मुझे सुमी के बारे में पता चला। मेरे 15 साल के बेटे की आंखों के सामने मेरे पति ने उसे मार डाला और फिर सारा इल्जाम खुद के ही बेटे पर लगा दिया। जब यानजिन इन सब बातों की वजह से मेरे पति को परेशान करने लगी तो उसने उसे भी मारने का प्लान बनाया और मुझसे ये कहा कि हमें किसी भी तरह अपने बेटे को बचाना होगा। लेकिन असल में वो बस खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वो गवाही देती है कि यानजिन के पति को भी मेरे पति ने ही मारा था। यहाँ पर वो यानजिन को बचा लेती है। पुलिस सुजिन से कहती है, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे सारे बयान और सबूत तुम्हें ही दोषी ठहरा रहे हैं? सुजिन ने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ मैं जानती हूँ, मैं मानसिक रूप से तैयार हूँ, क्योंकि मैंने ही अपने पति की हत्या की है। उधर यानजिन को रिहा कर दिया गया और अब ये भी साबित हो चुका था कि उसके पति ने आत्महत्या नहीं बल्कि उसका कत्ल किया गया था। तो उसे बीमा की रकम भी मिलती है, पूरे 500 मिलियन वॉन। अगले सीन में हमें सुजिन को कटघरे में दिखाया गया। उसने सबके सामने कहा कि मैं एक बहुत ही बड़े आलीशान घर में रहती थी। सबको लगता था कि मेरी जिंदगी परफेक्ट है, लेकिन मैं अंदर ही अंदर एक डर और घुटन के साथ जी रही थी, क्योंकि मेरे पति ने एक लड़की को मारकर हमारे गार्डन में दबा दिया था। सुजिन को अपने पति के कत्ल के जुर्म में जेल हो गई। कुछ समय बाद यानजिन उससे मिलने जेल आती है और उसने रजिस्टर पर खुद को उसका दोस्त बताया। वह यानजिन उससे सवाल करती है कि तुमने अगर अपने पति के साथ मिलकर मुझे मारने का फैसला कर ही लिया था तो मुझे उस दिन तुमने वो चाकू क्यों थमाया? जिस पर सुजिन ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुमने मेरी मदद क्यों की? क्या सिर्फ पैसों के लिए? मैं ये नहीं मानती। तुमने मेरे अंदर अपनी झलक देखी और मैंने अपने अंदर तुम्हारी, और यही वजह है कि हमने एक दूसरे की मदद की। अगर मैं उस दिन तुमसे तुम्हारे पति के अंतिम संस्कार में ना मिली होती तो शायद मैं अभी भी वही डरी हुई सहमी हुई सुजिन होती जो मैं आखिरकार बनकर नहीं रहना चाहती थी। हम दोनों के पति दरिंदे थे और आजादी पाना हमारा हक था। कुछ महीनों बाद यानजिन की माँ को अस्पताल में एक पोस्ट कार्ड आता है जिसमें एक बच्चे की तस्वीर है जो कि यानजिन ने भेजी है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि यानजिन ने अपना एक बेकरी शॉप खोला है और वो आज अपने बच्चे के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सुजिन की सजा पूरी हुई, वो अपने घर लौट आई है और अपने परिवार के साथ बेहद खुश है। इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगले कोरियन ड्रामा के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब पक्के से करें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।